Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will have some practice questions on cost flow assumptions of inventory. आज हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड के तहत इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और मजीद हम लोग जो है वो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर किस तरीके से आता है। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशंस के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी वीडियोस शेयर की थी, आप लोगों ने होप से उसको देखा होगा और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं और आप लोग इन चीजों को समझ सकते हैं कि जो कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर, फिर अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, फिर उसके बाद जो है वो हमारी बैलेंस शीट के ऊपर जो है वो किस तरीके से आता है। ये तमाम चीजें मैंने उन वीडियोस के अंदर डिस्कस की हुई हैं और आप लोग उनको जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। ओके जी, एक्सरसाइज E26 है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्टिंग मेथड के तहत। इसमें हमने इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना है बिकॉज कंपनी इज यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री कॉस्टिंग और उससे हम लोगों ने दो चीजें असेस करनी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो भी है हमारे पास आएगी। जब हम लोग मटेरियल लेजर कार्ड बनाएंगे तो इन दोनों की अल्टीमेटली हमारा जो आंसर होगा या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये दो फिगर जो है वो हमें मिल जाएंगी इससे। अब इसके जरिए से हम लोग जो है वो मटेरियल लेजर कार्ड के बेसिक फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं और इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं जी। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसको किया हुआ होगा, वो लोग ऑलरेडी इसको जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, जिनकी बैकग्राउंड नहीं है अकाउंटिंग की, वो जरा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहुत आसान है, आप लोग जो है इजीली इसको समझ जाएंगे। ओके जी, सबसे पहले हम लोग मैं साथ साथ इसका डेटा पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ इसकी एंट्री करता जाऊंगा। मैं बोर्ड आपके साथ शेयर करता हूं और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमें सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग उसी तरीके से दे सकते हैं। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं हेडिंग नहीं यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे डेट का कॉलम बनाना है। डेट के कॉलम के साथ आप बनाएंगे सबसे पहले रिसीव्ड का कॉलम। ओके, रिसीव्ड के कॉलम के बाद यहां पे आप लिखेंगे इशूड। इशूड का भी कॉलम बनाएंगे और जब आपकी इशूड का कॉलम कब बनाएंगे? जब आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी और आप मटेरियल लेजर कार्ड बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे? अगर आप इसको इन्वेंट्री लेजर कार्ड कहें, मीन फाइनल फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री की जो आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो जब आप खरीदोगे तो रिसीव करोगे और जब आप बेचोगे तो क्या करोगे? इशू करोगे। तो या मैं इसको कह देता हूं सोल्ड। मटेरियल की सूरत में आप क्या लिखोगे? इशूड। और फिनिश्ड गुड्स की सूरत में आप क्या लिखोगे? सोल्ड। क्योंकि फिनिश्ड गुड्स को आप बेचोगे तो आपकी इशू होगी ना। ओके, और उसके बाद तीसरा कॉलम बनेगा कौन सा? बैलेंस का। तो ये बेसिकली तीन कॉलम बनते हैं हमारे मटेरियल लेजर कार्ड के अंदर। अब इन तीनों कॉलम के नीचे सब कॉलम भी होते हैं। सबसे पहले आपका होता है जी यूनिट्स, फिर है जी रेट और आखिरी कॉलम होता है जी अमाउंट का। अमाउंट इन डॉलर्स, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन पाउंड्स, कुछ भी हो सकता है। यही सेम आप रिपीट कर देंगे, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। जी जी, रेट हमेशा, अगर रेट जब कहा जाए ना रेट, तो रेट का मतलब ही पर यूनिट होता है। यूनिट्स, रेट और अमाउंट। ओके जी, अब सबसे पहले हमारे पास जुलाई 1 को उन्होंने में कहा जी कि हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है कुछ। हम क्वेश्चन पे जाके देख लेते हैं जी क्या बैलेंस है हमारे पास। हमने कहा जी 1000 यार्ड उसके यूनिट्स हैं ऑफ लीनन। लीनन उसकी एक कपड़े की जो वैरायटी है, उसमें कहा जी 1000 यार्ड उनके पास पड़ा हुआ है और उसका रेट क्या है? दैट इज द रेट ऑफ परचेज, कि किस रेट पे उन्होंने परचेज किया हुआ है। तो कितने का है? 4। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हम अपने जो है वो मटेरियल लेजर कार्ड के अंदर
शामिल कर देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि बैलेंस है तो बैलेंस में हम लिखेंगे यहाँ पे जी 1000 ही है ना, 1000 यूनिट्स 4.0 उसका रेट है और टोटल अमाउंट बन गई कितनी जी, $4000। ओके, फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन वो जी 250 यार्ड इशूड। अब देखिए इशूड के साथ रेट मेंशन नहीं है, आपके क्वेश्चन में कभी भी इशूड के साथ रेट मेंशन नहीं होगा और प्रैक्टिकली भी इशूड के साथ रेट मेंशन नहीं होता। जब आपको मटेरियल रिक्विजिशन मिलती है वो सिर्फ ये लिख के भेज देता मुझे इतना इतना मटेरियल चाहिए, आपने उसके ऊपर रेट लगा के भेजना होता है कि आपने कौन से वाला इशू किया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत इशू किया है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के तहत इशू किया है। इज इट क्लियर? या अकाउंटेंट ये फैसला करता है कि उसने क्या कॉस्ट लगानी है, क्योंकि स्टोर कीपर के पास तो बहुत सारा माल पड़ा हुआ है और डिफरेंट लॉट्स में पड़ा हुआ है, तो उसने वो वाला इशू कर देना है। तो इशूड के कॉलम में जाके हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे। अच्छा, एक होता है फिजिकल इशुएंस ऑफ यूनिट्स, जैसे मैंने आपको चावल वाली एग्जांपल दी थी। अब पिछले यूनिट पीछे लगे हुए हैं, अगली खेप आई है वो आगे लग गई है, उसने लगा के वो बैग उठा के दे दिया, लेकिन रेट क्या लगेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत 5000, लेकिन माल किस में से गया है, न्यू में से। तो हम फिजिकली ख्याल नहीं रखेंगे, हमें ख्याल किस लिहाज से रखना है, उसकी कीमत के लिहाज से। हम कीमत के लिहाज से उसकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट ये वाली कैलकुलेशंस करेंगे। हम जो फिजिकल उसकी मूवमेंट है उसको हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत नहीं करेंगे। हाँ, पेरिशेबल गुड्स में हो सकता है कि भाई पहले जो आई हुई है पहले उनको आगे चलाओ फिर उसके बाद दूसरी वाली लेके आओ, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है खराब होने के खदशात होता है ना। तो फिर उस सूरत में हम लोग उस फिजिकल को भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। एनी हो, कौन सी डेट थी जी, 3 जुलाई को कितने यूनिट इशू किए, 250। अब यूनिट के इशूड में रेट कौन सा लगाना है, अब रेट तो हमें बताया नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जो हमारे पास पड़े हुए थे उनमें से कौन सा रेट लगाना है और किस पॉलिसी के तहत लगाना है। अब जब हमारे पास एक ही लॉट के रेट है तो फिर हमें इशू ही कोई नहीं है, जरा मर्जी ला दो कि नहीं। इसलिए क्योंकि हमारे पास तो वैरायटी है ही नहीं, मसला कहां पे बनेगा, जब एक से ज्यादा लॉट्स डिफरेंट रेट्स वाली पड़ी होंगी। फसाद की जड़ कौन है, रेट। अगर रेट सेम है तो फिर इशू ही कोई नहीं है, फिर हर एक मेथड का रिजल्ट एक ही आएगा। फर्क कहां पे आएगा, रेट के फर्क होने की वजह से। तो अब चूंकि यहाँ पे रेट सेम है तो मैं 4.0 लिख दूंगा और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते जाएं, टाइम थोड़ा रह गया जी। 1000। अब मैं बैलेंस कैलकुलेट करता हूं, तो बेहतर यह है कि लाइन लगा के आप बैलेंस निकालें। उसका बैलेंस कितना आ जाएगा जी, 750 4 के साथ और 3000 उसकी अमाउंट आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, हम दो ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। रिसीव किए हैं कितने, 500 यूनिट 4.5 के लिहाज से, और इशू किए हैं 150 और फिर इशू किए हैं 110। तो ये हम लोग 3 ट्रांजैक्शंस अपने नोट करते हैं। हमने कहा जी सबसे पहले किस डेट को था, 5 को रिसीव किए हैं जी 500 यूनिट 4.5 के साथ, 2250 इसकी अमाउंट आ गई। और मैंने यहाँ पे चूंकि ये पहली एक लॉट पड़ी हुई थी, मैं एक और लॉट इसके नीचे ही ऐड कर देता हूं। तो ये कितना जी 500 और 4.5 के साथ और 2250। याद रखें जब आपने FIFO LIFO मेथड लगाने हैं तो इनकी तरतीब ऐसे ही रहनी चाहिए, जो पहले आए हैं वो ऊपर लिखने हैं, जो बाद में आए हैं वो नीचे लिखने, ताकि आपको सीक्वेंस का पता हो कि पहले वाले कौन से हैं और दूसरे वाले कौन से हैं। इज इट क्लियर? ताकि आपको लॉट्स का सीक्वेंस का पता चलता रहे। गॉट इट जी? ओके, फिर उसके बाद है जी 6 तारीख को इशू किए हैं कितने बेटे, 150। और अब देखिए अब हमारे पास 2 लॉट्स आ गई। अब यहाँ पे पता चलेगा कि FIFO लगाना है कि, तो कौन सा लगा रहे हैं हम, FIFO। तो कौन सी फिर लॉट आएगी, 4 वाली। गॉट इट जी? तो हम लोग लिखेंगे एट द रेट ऑफ 4.0, तो ये कितने आ जाएगी 600। और यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा 750 में से 150 निकल गए, तो बाकी कितने रह गए 600। 4.0 के साथ 2400 ये आ गए, और फिर नीचे मैं 500 लिख दूंगा 4.5 के साथ,
2250 ये आ गए। गॉट इट जी, क्लियर है। और फिर उसके बाद कौन सी तारीख है? 10 को कितने इशू किए हैं? 110 इशू किए। अब फिर किस में से, लॉट में से होगा? 4 वाली में से, क्योंकि जब तक 4 वाला बॉक्स खाली नहीं होगा हम लोग अपनी कॉस्ट को दूसरे में लेके नहीं जाएंगे। तो ये 4.0 होगा, ये आ जाएगा जी 440 के साथ। अब हम लोग इसकी बैलेंस लिख लेते हैं। कितना आ गया जी? 600 में से ये निकाला 490, 4.0 के साथ 1960 आ गया, और 500 4.5 के साथ 2250 ये आ गया। इसको हम लोगों ने, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें से। ओके जी, फैक्ट्री रिटर्न 10 यार्ड्स। फैक्ट्री में 10 यार्ड क्या कर दिए हैं? वापस भेज दिए हैं स्टोर को। रिटर्न्स आ गई हैं स्टोर में। तो हमने जो इशू किए थे, अब इसके साथ उसने बता दिया कि कौन से वाले वापस आए हैं जो हमने 10 तारीख को इशू किए थे। और अगर ये ना बताया हुआ हो तो फिर याद रखे जो आखिरी वाले गए थे वो वापस ले लें। समझ के बात को? अगर ये मेंशन ना हो, अदरवाइज तो मेंशन होगा, लेकिन अगर नहीं होता देन तो फिर आखिरी वाले जो इशू किए हैं आप, हम ये समझेंगे कि सिर्फ वही बचे हुए थे, उन्हीं को वापस किया गया। इज इट क्लियर? दो सूरतों में वापस आ सकते हैं, ज्यादा आ गए थे वापस भेज दिए, या हमने इस्तेमाल किए बच गए वापस आ गए। इज इट क्लियर? इस्तेमाल ही नहीं हुए तो वापस ही जाने हैं ना स्टोर में। तो इसलिए हम लोग इसके, ये रिटर्न की हम एंट्री करते हैं। रिटर्न की एंट्री करने के लिए मैं फिर उसी शीट पे जाता हूं। तो लेकिन जी यहाँ पे रिटर्न में इशू किए थे उसमें से रिटर्न हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा? 10 यूनिट्स माइनस के साथ 4 के रेट के साथ कितना आ गया? 40। ये भी क्या होगा? माइनस। ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है? माइनस। अब हम इसका नेट कर लेते हैं। जहां से मैंने क्या किया है, स्टोर में वापस आ रहे हैं ना यूनिट्स, तो स्टोर में क्या हो जाएंगे? फिर इंक्रीज हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? कॉमन सेंस है ना कि आपने कहां से किए हैं। जब आप लोग इशू कर रहे थे तो स्टोर में से माइनस कर रहे थे, जब आप लोग वापस लोगे स्टोर में तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये किस डिब्बे में डालेंगे? 4 वाले में। तो 490 के साथ 10 और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 500 यूनिट्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखूंगा 500 एट द रेट 4.0, ये कितना हो जाएगा जी? 2000। और फिर ये 500 यूनिट्स एट द रेट 4.5, तो ये कितना जाएगी? 2250। ये मेरे पास सिचुएशन आ जाएगी किस तारीख को? 11। ये 11 को। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी नेक्स्ट क्या है हमारे पास। 15 को हमने 500 यूनिट रिसीव किए हैं, फिर 20 को हमने 300 यूनिट उसमें से रिटर्न कर दिए। कौन से यूनिट हमने वेंडर को रिटर्न किए हैं? जो हमने आखिरी परचेज की थी। ठीक है कि नहीं? और अगर आपको डेट नहीं दी हुई तो फिर वही वाला रूल लगाना है, जो आखिरी वाली आई थी वो आप वापस कर दें। इज इट क्लियर? ठीक है ना जी। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? अब ये दोनों एंट्रीज हम लोग करते हैं, तो मैं उसी तरह से सोल्यूशन पे जाता हूं। देखें जी, डेट क्या थी? 15 तारीख को 500 यूनिट मुझे मिले। किस रेट के साथ? 5.0 के साथ। 2500 उनकी कॉस्ट थी। अब ये दो लॉट्स मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने इन्हीं के साथ नीचे, मुझे इसी तरतीब से दोबारा लिखना है ना, तो मैं इसको रिपीट करने के बजाय इसी तरतीब में नीचे लिख देता हूं, तो ये मेरी एक तरतीब ही बनी रहेगी। तो ये मैं 5.0 के साथ करूंगा तो ये आ जाएगा 2500। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? एक इस तरीके से बन जाएगी। और फिर उसके बाद क्या है? कौन सी तारीख है? 20th को। चले मैं अगले पेज पे चले जाता हूं। 20th को क्या होगा? कितने यूनिट्स रिटर्न हुए हैं? 300। अब चूंकि परचेज वाले कॉलम में से परचेज रिटर्न्स हैं ये, तो मैं क्या करूंगा? 300 माइनस कर दूंगा। रेट कौन सा लगेगा? 5.0। और इसके साथ कितना आ जाएगा? 1500। तो ये भी मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। मैंने बेसिकली क्या किया है? परचेजेस को रिटर्न कर दिया है ये डेट को। और मेरे पास अब बैलेंस की सिचुएशन क्या आ जाएगी? पहले वाले मैं क्या लिखूंगा? मैं पीछे पेज पे जाके पहले क्या लिखूंगा? 500 यूनिट्स एट द रेट 4, फिर 500 यूनिट एट द रेट 4.5, और ये कितने रह जाएंगे? 200 रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से मैंने 300 क्या कर दिए हैं? वापस कर दिए हैं। ये बड़ी कॉमन सेंस है, जो मैंने मंगवाए थे उसको मैंने वापस कर दिया, तो उनको क्या कर देना आप लोगों ने? लेस कर देना है। क्लियर है जी? ओके।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 500, 4 के साथ 2000, 500 4.5 के साथ 2250 और फिर 200 5.0 के साथ 1000। ये मेरे पास बैलेंस की सिचुएशन आ गई। ओके जी, नेक्स्ट डेट क्या है? 26 को, 26 तारीख को मुझे कितने यूनिट इशू करने हैं? 600। इज इट क्लियर? अब ये देखें मेरे पास जो ऊपर से मैं लॉट शुरू करूंगा तो पहले लॉट क्या है? 500। इसका मतलब है ये मुझे 600 पूरे इसमें से तो मिल ही नहीं रहे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी मुझे 600 इशू करने हैं। अब ये 600 की डिवीजन करूंगा। अब ये एक लॉट में तो नहीं जा रहे ना, ये दो लॉट्स में से आ रहे हैं, तो रेट अगर डिफरेंट है तो दोनों लॉट को मैं डिफरेंट डिफरेंट लिखूंगा अपने सवाल के अंदर। तो सबसे पहले कितने हैं जी? 500 4.0 के साथ कितने आ गया? 2000 और फिर 100। अब ये तो कंज्यूम हो गई, बाकी क्या रह गए? ये। अब इन उसके बाद अब किसकी बारी है? 4.5 वाली लॉट की। ओके, 100 एट द रेट 4.5 450 और बाकी क्या रह गए? अच्छा ये तो खत्म हो गई ना, ये तो बास्केट ही खाली हो गई। इसका मतलब है अब इसको मैं लिखूंगा ही नहीं। अब मैं किसको लिखूंगा? 500 में से क्या रह गए? 400 एट द रेट 4.5 1800 ये हो गया और फिर 200 एट द रेट 1000 ये आ गया। अब इसका मुताबिक अब मेरा पूरा महीना कंप्लीट हो गया। महीने के एंड के ऊपर मैं क्या करूंगा? इस कॉलम को टोटल कर लूंगा तो मटेरियल इशूड आ जाएगा। इस कॉलम को मैं टोटल कर लूंगा तो मटेरियल इशूड आ जाएगा। अब इशूड मटेरियल कितना है ये मैं सारों को प्लस करूंगा, जो प्लस है और जो माइनस है उसको उसमें से माइनस कर दूंगा। 1600 1600 10,000 ये 2040 उसमें से 40 माइनस किए तो 2000 आ गए और उसके बाद 2000 4000 और 4450 4450 का मटेरियल इशूड आ गया मुझे। अब मुझे वो वाला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड वो करने की जरूरत नहीं है जब मैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लगा रहा हूँ। तो क्लियर? तो परपेचुअल सिस्टम क्या करता है? एट द एंड ऑफ मंथ आपको ऑटोमेटिकली मटेरियल यूज्ड कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है? अच्छा जी, फिर यहां पे क्या जाता है? एंडिंग इन्वेंट्री मटेरियल कितना आ जाएगा? इन दोनों को आप प्लस कर लो क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डेट पे होता है। 26 तारीख को हमारे पास क्या आ जाएगा? 2800 मटेरियल जो है वो स्टॉक में मौजूद होगा। सो दिस इज बेसिकली अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ मटेरियल लेजर कार्ड। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? मटेरियल लेजर कार्ड को प्रिपेयर कर सकते हो, इसको बना सकते हो। और इसमें हम लोग जो है वो ऑफ कोर्स अगले वाली लॉजिक जो है, जो दूसरा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट का और फिर वेटेड एवरेज मेथड का, उसको भी हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है ना, ये मेरा रिकॉर्ड बता रहा है कि मेरे पास कितना मटीरियल है एट द एंड ऑफ मंथ 2800, लेकिन मैं फिजिकल इन्वेंट्री फिर जाकर महीने के एंड पे लूंगा और देखूंगा कितने यूनिट पड़े हुए थे और उसके नतीजे में क्या आ जाएगी? शॉर्टेज या ओवरेज। और शॉर्टेज और ओवरेज क्या होती है, इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू पीपल। आपने उसका जवाब भी दिया होगा आज की सीटी के अंदर, तो होप सो कि आप लोग जब उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आप लोग जो है इसको सीखे होंगे, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो हम लोगों ने एक कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो क्वेश्चन किया था, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने अब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत करना है, जैसे कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.7 के अंदर नजर आ रहा है। तो मैं आपके सामने जो है वो बोर्ड शेयर करता हूं और इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो वहां पे एक मटेरियल लेजर कार्ड बना के हम लोग जो है वो इसको करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूं जो भी मटेरियल लेजर कार्ड बनाने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट का कॉलम बनाता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सरसाइज का नंबर लिख लेता हूं जी। ये है हमारे पास एक्सरसाइज E27।
ये है जी E27 हमारे पास ये एक्सरसाइज है। और सबसे पहले हमने डेट का कॉलम बनाना है, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे रिसीव्ड का कॉलम बनाएंगे, रिसीव, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट इशूड का कॉलम बनाएंगे। ये इशूड का कॉलम जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मटेरियल का चूंकि हम लोग काम कर रहे होते हैं तो इसलिए मटेरियल इशूड की बात करेंगे। और अगर हम लोग फिनिश्ड गुड्स या मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे होंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे सोल्ड का कॉलम बनाएंगे कि जो हम लोगों ने सेल की हैं चीजें और उनके नतीजे में हमारे पास जो कैलकुलेशंस आएंगी वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सूरत में आएंगी। और तीसरी चीज जो है वो हम लोग यहाँ पे बैलेंस का कॉलम बनाएंगे। फिर इसके नीचे जो है हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट्स, रेट और फिर अमाउंट जो है वो करेंसी जो है उसकी वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी यूनिट्स, रेट और अमाउंट, फिर यहाँ पे यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट। इस लिहाज से हम लोग जो है वो सबसे पहले हमारे पास जुलाई 1 की डेट दी हुई है और हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है उन्होंने हमें। मैं आप लोगों के साथ जो है क्वेश्चन शेयर करता हूं ताकि आपको बता सकूं कि यहाँ पे उन्होंने बैलेंस दिया जी 1000 यार्ड ऑफ लिनन एट द रेट ऑफ 4 पर ईच यूनिट। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को अपने क्वेश्चन के जो भी मैंने अभी मटीरियल लेजर कार्ड का एक फॉर्मेट बनाया है इसमें नोट कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ जाएगा बैलेंस वाले कॉलम के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने आपको बताया कि 1000 यूनिट्स हैं, 4.0 उनका रेट है और अगर मैं इनको टोटल करता हूं मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट इज द अमाउंट इज $4000। तो ये डॉलर अमाउंट आ गई मेरे पास। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन नोट कर ली। फिर उसके बाद मुझे जो गिवन है वो क्या है कि हाउ मच ऑन 3rd of July 250 yards मटेरियल हैज बीन इशूड। लेकिन इसके साथ आप देखिएगा जरा गौर से कि रेट नहीं दिया हुआ। जब रेट नहीं दिया हुआ तो फिर हम लोग उसको जो है वो रेट खुद से डिसाइड करेंगे एज पर कॉस्ट फ्लो अजम्पशन के कौन सा रेट हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इशूड के कॉलम में लिखना है और हमारे पास 250 यूनिट इशूड हैं। और चूंकि मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे पास बैलेंस में सिर्फ एक ही लॉट नजर आ रही है दैट इज 4 रेट वाली। तो इसलिए मैं यहाँ पे रेट भी 4.0 लिख दूंगा। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2000 की अमाउंट जो है वो सॉरी ये मेरे पास आ जाएगी 1000 की अमाउंट जो है वो ये यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इज 1000। अब मैं इसका बैलेंस कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं और इसका बैलेंस जब मैं लिखूंगा तो ये 750 यूनिट्स एट द रेट 4.0 और अमाउंट इनकी आ जाएगी 3000 की। फिर उसके बाद हम ये तो था 3rd जुलाई को। नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है वो हम लोग देख लेते हैं। वो है जी हमारे पास रिसीव्ड 500 यार्ड एट द रेट 4.5 ईच। अब हम लोग इसको अपने मटेरियल लेजर कार्ड के अंदर लिख लेते हैं। 500 यूनिट्स हमने रिसीव किए हैं। ये है जी डेट मेरे पास आ गई 5 को। फिफ्थ को रिसीव्ड किए मैंने 500 यूनिट, मैं रिसीव्ड के कॉलम में लिखूंगा। रेट था इनका 4.5 पर यूनिट और जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगी 1250 जी 1250। और जब मैंने बैलेंस के कॉलम में लिखा तो एक तो ये मेरे पास स्लॉट ऑलरेडी मौजूद है तो नीचे ही मैं एक इसी के सीक्वेंस के तहत जो पुरानी थी वो मैं पहले लिख लूंगा और जो नई वाली है वो उसके नीचे लिख लूंगा। तो ये मेरे पास 500 यूनिट्स थे एट द रेट 4.50 और ये आ जाएगा जी 1250 के ये मेरे पास जो है वो यूनिट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से 5 तारीख को जो मेरे पास स्टोर के अंदर
जो बैलेंस में यूनिट्स नजर आ रहे हैं वो 754 रेट वाले हैं और 500 यूनिट 4.5 रेट्स वाले हैं। ये मैं इस तरीके से नोट कर लूंगा, जैसे हम लोगों ने फाइफो मेथड के अंदर भी इसी तरीके से किया था। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेट है और हमारे पास एंट्री क्या है ये हम देखते हैं। 6 को हम लोगों ने इशूड किए हैं 150 यार्ड, तो हम लोग जो है वो इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये हम किस तरीके से करेंगे। डेट आ गई हमारे पास 6 को और इशूड में हम लोगों ने 150 यूनिट किए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि अब हम लोग कौन से इन दोनों में से कौन से यूनिट इशू करेंगे। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगाया था तो हमने पहले वाली लॉट में से किए थे, लेकिन चूंकि अब हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगा रहे हैं, अब हम लोग लाइफो मेथड के तहत कैलकुलेशंस कर रहे हैं। लाइफो मेथड के तहत चूंकि हम लोगों ने लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है, मीन जो एंड के आने वाले यूनिट्स थे उनमें से इशू करेंगे। जो भी हमारे पास उस दिन, जिस दिन हम लोग इश्यूएंस कर रहे होंगे, जो कि 6 तारीख है, उस दिन हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से यूनिट पड़े हुए थे और वो किन तरतीब में थे। तो फिर हम लोग एंड से शुरू हो जाएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो कैलकुलेशंस करना शुरू कर देंगे। तो यहां पे जो हम लोग इशू करेंगे वो इन दोनों में से 500 वाली जो लॉट होगी उनमें से इशू करेंगे। तो इसलिए यहां पे जो इशूड के ऊपर रेट लगेगा दैट इज 4.5 पर यूनिट। तो मैं इसको लिखूंगा 4.5 पर यूनिट के लिहाज से, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 150 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 675। ये मेरे पास फिगर आ जाएगी। मैं दोबारा से रिपीट किए देता हूं कि मुझे 150 यूनिट इशू करने हैं। अब मेरे पास दो तरह के यूनिट पड़े हुए हैं, एक जो 4 रेट वाले हैं और एक 4.5 रेट वाले हैं। अब मैंने देखना है कि मैं कौन सी मेथड लगा रहा हूं, तो मैंने कहा मैं लाइफो मेथड लगा रहा हूं। तो लाइफो मेथड में मैं एंड वाले जो यूनिट होंगे उनमें से इश्यूएंस करूंगा, और अगर वो खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं उससे ऊपर वाले यूनिट्स की तरफ जाऊंगा। तो जो एंड वाले यूनिट मेरे पास आए थे उनका रेट था 4.5 पर यूनिट, तो मैं इन यूनिट्स में से क्या कर दूंगा, इशू कर दूंगा इन यूनिट्स को। तो 150 और रेट में यहां पे बेसिकली मैंने रेट खुद लगाना होता है, इन दोनों में से कौन सा रेट लगेगा ये मैंने डिसाइड किया बाय माय मेथड कि लाइफो मेथड में मुझे ये रेट लगाना पड़ेगा, और अगर मैं फाइफो मेथड लगाता तो फिर मैंने ये रेट लगाया था, जैसे हमने बोले पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको समझाया था। तो इस लिहाज से जब मैं इस डेट को, अब मैं इसकी जो कैलकुलेशन करूंगा बैलेंस की, तो ये वाला चूंकि मैंने इसको टच ही नहीं किया तो इसलिए ये 750 यूनिट वैसे ही आ गए 4.40 के साथ, 4.0 के साथ, और 3000 इनकी अमाउंट थी। और लेकिन इनमें से अब 150 इशू हो गए हैं तो बाकी रह गए हैं 350 यूनिट्स, और 4.5 इनका रेट था। तो मैं 350 मल्टीप्लाई बाय 4.5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1575 की, इस तरीके से हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ बैलेंस एट डेट ऑफ 6 जुलाई। 6 जुलाई को मेरे पास जो है वो अब ये सिचुएशन बैलेंस की बात जाएगी आफ्टर इश्यूएंस 150 यूनिट्स। नेक्स्ट मैं देखता हूं कि मेरे पास जो है वो ओके जी, एक बेटी ने मुझे यहाँ पे करेक्शन कराई है कि ये यहाँ पे जो आंसर है ये 2250 आ रहा है। ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये 2250 का आंसर है। आप लोग भी अपने पास जो नोट कर रहे हैं वो इसको जो है वो करेक्ट कर लें। 500 को जब हम लोग 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा जी 2250। तो इसी लिहाज से 2250 मैं इधर भी कर दूंगा। तो ये वाली जो करेक्शन है आप काइंडली कर लें, मल्टीप्लाई करते हुए हमने जो गलती की थी आप उसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। सो हियर इज 500 मल्टीप्लाई बाय 4.5 दैट इज 2250, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया, और ये जो बेसिकली क्या किया 675 इसमें से इशू हो गए, बाकी 1575 की जो इन्वेंट्री थी वो 350 यूनिट्स वो हमारे पास बाकी बच गए। अब हम लोग नेक्स्ट अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। 10 तारीख को 110 यूनिट हम लोगों ने इशू किए हैं, तो अब हम लोग इसकी इशुएंस करते हैं। डेट है हमारे पास 10 और यूनिट्स हम लोगों ने इशू किए हैं 110,
और यहाँ पे भी हम लोग फिर देखेंगे कि हमारे पास जो उस दिन लॉट में पड़े हुए थे उनमें से कौन से यूनिट हम लोगों ने इशू करने हैं। तो चूंकि ये लाइफो मेथड है तो एंड वाले पहले इशू होंगे, तो इन यहाँ पे फिर अब हम लोग डिसाइड करेंगे जी 4.5 रेट लगेगा। बेसिकली बेटे जब हम लोग इशुएंस करते हैं तो हमने यहाँ पे रेट डिसाइड करना होता है कि कौन सा रेट लगाएंगे, और जो हमारा मेथड होता है वो हमें बताता है कि हम कौन सा रेट लगाएंगे। 110 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो इसको जब हम लोग 4.5 से 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 495 के हम लोगों ने यूनिट जो है वो इशू कर दिए। और जब हम लोगों ने इस डेट को बैलेंस किया तो ये 750 यूनिट्स ऐसे के ऐसे ही आ गए, 3000 उनकी कॉस्ट थी। और यहाँ पे हमने 350 में से 110 इशू कर दिए थे, तो बाकी हमारे पास जो है वो बच जाते थे जी 350 में से माइनस किए 110, तो हमारे पास आ गए जी 240 यूनिट यहाँ पे बच गए। और ये रेट था 4.5 के साथ, तो 240 को जब हम लोगों ने 4.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 1080। ये हमारे पास जो है वो टोटल इसकी अमाउंट आ गई उस डेट को। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि 10 तारीख को हमने 110 यूनिट इशू किए, और कौन से वाले किए जिनका रेट 4.5 था, उनकी अमाउंट बनती थी टोटल 495 की। और फिर उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस की सिचुएशन बची वो थी 750, सेम वही के वही आ गए। और 450 उनमें से 350 में से 240 बाकी बच गए 110 इशू होने के बाद। तो 4.5 उनका रेट था, तो 1080 उनकी हमारे पास कॉस्ट आ गई इस तरीके से 10 तारीख को। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या थी। हमारे पास नेक्स्ट एंट्री थी 11 तारीख को, फैक्ट्री रिटर्न 10 यार्ड विच वर इशूड ऑन 10th टू द स्टोर रूम। 10 तारीख को जो भी यूनिट हम लोगों ने इशू किए थे वो फैक्ट्री ने 10 यूनिट उनमें से स्टोर को वापस भिजवा दिए हैं। तो मैं इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। 11 को हम लोगों ने क्या किया, 10 यूनिट हमें वापस आ गए। जब वापस आएंगे तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, दैट इज 10 माइनस। और चूंकि हम लोगों ने जो इशू किए थे 10 तारीख को उनके ऊपर रेट लगाया था 4.50 का, तो यही हम लोग यहाँ पे भी रेट लगा लेंगे। तो 10 को जब हम लोगों ने 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 45, और ये भी हमारे पास नेगेटिव अमाउंट आ गई। अब हम लोगों ने यहाँ पे नए बैलेंस की अमाउंट लिखनी है, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 750, यही सेम यूनिट आ गए 4.0 के साथ, 3000 इनकी अमाउंट थी। और ये 240 ये थे, 10 मजीद इनमें और ऐड हो गए। अब ये चूंकि 4.5 वाली लॉट है तो इसकी अब ये इस वाली लॉट के अंदर ऐड हो जाएंगे, इस वाली लॉट में शामिल हो जाएंगे। तो हम लोग इनको लिखेंगे 250, और ये आ जाएगा जी 4.5 के साथ। तो 250 को 4.5 के साथ जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1125 की अमाउंट आ जाएगी। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिटर्न की एंट्री जो है वो कर सकते हैं। जब आपके जो फैक्ट्री से स्टोर में यूनिट्स वापस आते हैं तो आप उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जी कि अगली एंट्री उसने हमें क्या गिवन है। हमने यहाँ पे कहा जी 15 तारीख को हमने रिसीव किए हैं 500 यार्ड और रेट था उनका 5.0 पर यूनिट। तो इसको हम लोग जो है वहां पे एंटर करते हैं। 15 तारीख है हमारे पास, 15 को हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 500 यूनिट आए हैं एट द रेट 5.0, और इनकी अमाउंट जो बनती है ये दैट इज 2500। और अब हम लोग यहाँ पे इसकी जो है वो बैलेंस की अमाउंट लिख लेते हैं। तो 750, चले मैं इसके नीचे चूंकि मेरे पास जगह कम है तो चूंकि मैंने एक जो है वो इसके नीचे ही ऐड करनी है, तो मैं ये सेम इसी तरतीब से ही रहेंगी। अगले वाले भी मैं जब लिखूंगा तो इसी तरतीब से ही लिखूंगा। तो इसके नीचे ही मैं 500 यूनिट ऐड कर देता हूं 5.0 के साथ, और 2500 इनकी कॉस्ट है। तो मेरे पास जो 15 तारीख को बैलेंस की सिचुएशन बनेगी वो ये होगी कि मेरे पास 750 यूनिट होंगे 4.0 वाले, 250 यूनिट होंगे 4.5 वाले, और 500 यूनिट होंगे 5.0 वाले जो मेरे पास 15 तारीख को मेरे स्टोर में इन हुए हैं। तो इस तरीके से मैं इनकी एंट्री यहाँ पे कर सकता हूं। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है
कि उसके लिए हम चेक कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है। फिर उन्होंने कहा जी 20 तारीख को हमने रिटर्न किए हैं 300 यूनिट टू द वेंडर, वेंडर को हमने 300 यूनिट रिटर्न कर दिए हैं। तो अब ये बेसिकली क्या है, परचेजेस रिटर्न्स हैं। और परचेजेस रिटर्न्स की आप एंट्री कैसे करेंगे, चूंकि हमारे पास यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, मैं नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूं और उसके अंदर जो है उसी तरीके से मैं यहाँ पे सबसे पहले डेट का कॉलम है, फिर उसके बाद रिसीव्ड का कॉलम है, फिर उसके बाद इशूड का कॉलम है या सोल्ड का कॉलम बनता है, और आखिर में जो है वो बैलेंस है। और यहां पे मैं उसी तरीके से क्या कर लेता हूं, इनकी सबसे पहले चूंकि मुझे अब रिटर्न की करनी है एंट्री, तो रिटर्न में मैं क्या करूंगा, जो मैंने रिसीव किए थे वो मैं रिटर्न कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए यहां पे डेट दूंगा। मेरे पास जो गिवन डेट है हम लोग चेक कर लेते हैं वो क्या है, कि दैट इज 20th को 300 यार्ड हम लोगों ने रिटर्न किए हैं। तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूं, ये 20 तारीख को हम लोगों ने 300 जो यूनिट्स थे वो, और उनकी प्राइस क्या थी 5.0 और 1500 इनकी कॉस्ट बनती थी। ये हम लोगों ने चूंकि रिटर्न किए हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अपनी रिसीव्ड के कॉलम में माइनस करेंगे, क्योंकि ये परचेजेस रिटर्न्स हैं, ये हमने रिसीव जो किए थे वो हम लोगों ने वापस कर दी हैं, परचेज रिटर्न्स हैं। अब यहाँ पे अब बैलेंस में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस की सिचुएशन थी वो ये थी 750 यूनिट 4 वाले थे, इनको तो हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इनमें से हम लोगों ने वापस किए ही नहीं, हमने तो वापस किए आखिरी वाली लॉट में से। तो हम इसी तरतीब से इनको क्या कर लेते हैं, वहां पे लिख लेते हैं 750 यूनिट्स एट द रेट 4.0, 3000 के ये वाले हो गए। फिर उसके बाद 250 यूनिट्स एट द रेट 4.5, और ये आ जाएंगे हमारे पास जो है जी, हम देख लेते हैं इनकी कॉस्ट कितनी है, ये है जी 1125, तो 1125 की ये वाली कॉस्ट आ गई। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चूंकि 500 यूनिट आए थे, उनमें से 200 हमने वापस कर दिए हैं, तो 300 वापस कर दिए हैं, तो बाकी रह गए 200 यूनिट, और उनकी कॉस्ट है 5.0, और ये 1000 इनकी कॉस्ट बनती है। तो हमारे पास 20 तारीख को हुआ क्या कि हमने 300 यूनिट वेंडर को वापस भेज दिए, तो हम रिसीव्ड के कॉलम में 300 यूनिट को माइनस कर देंगे और उनकी कॉस्ट भी माइनस में लिख देंगे, और हम लोग बैलेंस में से भी यही 300 यूनिट माइनस कर देंगे। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जब हम लोगों ने किसी रिटर्न्स की हैं, वेंडर को वापस भेजे, तो हमारे स्टोर में वो यूनिट कम हो जाएंगे, तो हम लोग उस लॉट में से इनको हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो 500 यूनिट पड़े थे उनमें से 300 वापस चले गए, तो बाकी रह गए हमारे पास 200 यूनिट, ये हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ये सिचुएशन आ गई हमारे पास 20 तारीख को। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी तारीख को हमारे पास जो है वो है, यहाँ पे हमारे पास है जी 26 तारीख, इसको हमने इश्यू किए हैं 600 यार्ड्स। तो हम लोग 26 तारीख की एंट्री करते हैं अपने मटीरियल लेजर कार्ड के अंदर, तो 26 तारीख है जी ये। और इशूड के कॉलम में हमने देखा कि अब हम लोगों ने चूंकि लाइफो मेथड है, तो लाइफो मेथड में हम लोग फ्रॉम बॉटम टू अप मूव करते हैं। पहले हम लोग सबसे आखिरी वाली लॉट को कंज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद वाली को, और फिर उसके बाद वाली को। तो आप जरा गौर करें कि इसमें 600 यूनिट चूंकि इशू हो रहे हैं, तो ये किसी भी लॉट में 600 यूनिट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जी 600 यूनिट्स हैं। अब ये कैसे पूरे करेंगे, सबसे नीचे से शुरू हो जाएंगे, तो ये 200, तो ये आ जाएंगे 200 यूनिट, ये हो गए 5.0 वाले, तो इस लिहाज से इनकी कॉस्ट आ गई जी 1000। तो इसका मतलब है कि ये वाले यूनिट हमारे पास खत्म हो गए इनके, लेकिन अभी भी ये 600 पूरे नहीं हुए। फिर हमने कहा अच्छा और कितने चाहिए, 400 और चाहिए। अब 400 और करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा अब उसके बाद कौन से वाले डिब्बे में से या कौन सी लॉट में से लेंगे, तो हमने कहा इस लॉट में से लेंगे, तो ये 250, ये भी सारे के सारे चले जाएंगे 250 यूनिट्स। तो हमने 250 4.5 के साथ है, और ये आ जाएगा जी 1125 के साथ, ये वाली आ गई। इसका मतलब ये लॉट भी खत्म हो गई। अब अगर गौर करें इन दोनों को मिलाएं तो ये बनते हैं 2 और 2 450 यूनिट। 450 यूनिट हैं, 600 में से 450 निकालेंगे तो अभी भी 150 यूनिट कम है। तो हम लोग 150 यूनिट जो मजीद हम लोगों ने लेने हैं, तब जाके ये 600 बनेंगे, तो वो हम लोग ले लेंगे इस लॉट में से। और इस लॉट में से जब हम लोग इसको लेंगे तो ये हो जाएगा जी 4.0 के साथ, और 150 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 600।
तो अब हम लोग इस तरीके से हमारे 600 यूनिट पूरे हो गए, लेकिन चूंकि वो एक लॉट में से पूरे नहीं हो रहे थे तो हम लोगों ने फिर इसको 3 डिफरेंट लॉट में से इशू किया है। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली लॉट इशू की, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये खत्म हो गई तो फिर हमने ये वाली लॉट इशू की, ये वाली भी खत्म हो गई तो फिर अभी भी पूरे नहीं हुए थे तो हम लोगों ने फिर इसमें से 150 यूनिट जो है वो हमने मजीद ऐड कर लिए। तो इस लिहाज से हमारे पास 2 और 2 450 और 500 और 600 यूनिट पूरे हो गए। अब हम बैलेंस की सिचुएशन कर लेते हैं। तो हमने कहा ये लॉट भी बिल्कुल इशू हो गई थी, ये भी खत्म हो गई, ये लॉट भी इशू हो गई थी, ये भी खत्म हो गई। अब इनमें से भी हमने 150 यूनिट इशू कर दिए थे, तो अब बाकी बच गए वो सिर्फ यही लॉट बचेगी और इसके कितने यूनिट बचेंगे, दैट इज 600 और ये 4.0 वाले होंगे और इनकी जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये दैट इज 2400 इनकी कॉस्ट आ जाएगी। इन दिस वे 26 को हम लोगों ने जो 600 की इश्यूएंस की है वो हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स में की है और उसके बाद जब हमने बैलेंस कैलकुलेट किया है तो हमारे पास ये वाली दोनों लॉट्स खत्म हो गई हैं और सिर्फ हमारे पास 750 में से 600 यूनिट बाकी बचे हैं और उनकी कॉस्ट 2400 बनती है। अब हम लोग इस वाले सारे कॉलम को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कॉस्ट ऑफ मटीरियल इशूड, मटीरियल इशूड की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये अब जरा गौर करें इसको, तो 1000 जमा 1125 ये आ जाएगा 2125 और 600 करेंगे तो ये आ जाएगा 2725, 2725। इसमें प्लस करेंगे हम लोग पिछले वाली अमाउंट्स को 495 को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 675 को भी प्लस करेंगे, ये हम लोगों ने भी किया, और फिर 1000 को भी प्लस करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 4895 और इसमें से 45 माइनस कर देंगे, -45 करेंगे तो हमारे पास 4850 की फिगर आ जाएगी। 4850 ये हमारे पास टोटल मटेरियल इशूड आ जाएगा जो हम लोगों ने इन द मंथ ऑफ जुलाई किया होगा। और एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री जो है ऑफ मटेरियल्स वो आ जाएगी हमारे पास 2400, जो कि हम लोगों ने आखिरी 26 तारीख को जो हम लोग इश्यूएंस करने के बाद हमारे पास बाकी बच गई थी, ये भी 31 जुलाई तक यही वाली अमाउंट, क्योंकि इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसलिए यही वाली अमाउंट जो है वो उसमें आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो 2400 की जो हमारी अमाउंट होगी ये हमारे पास एंडिंग बैलेंस होगा। इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर मटीरियल लेजर कार्ड बाय यूजिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। होप सो कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको जो है वो बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरीके से कर सकते होंगे। जी स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज E28 और उसमें हमें कहा जा रहा है कि आप वही वाला जो क्वेश्चन है उसको मूविंग एवरेज कॉस्टिंग मेथड के तहत हल करें, सॉल्व करें। इसको हम लोग वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं, इसको हम लोग मूविंग एवरेज मेथड भी कहते हैं। मूविंग एवरेज इसलिए कहते हैं कि हम लोग ऊपर से नीचे तक इसको एक मूवमेंट के तहत, मूविंग एवरेज के तहत जो है वो जब भी यूनिट्स की मूवमेंट होती है उसके बाद हम लोग उसकी एवरेजिंग करते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको मूविंग एवरेज मेथड भी कहते हैं, इसको वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं। अब हम लोग उसी क्वेश्चन को जो है वो मूविंग एवरेज मेथड के तहत करना सीखते हैं। मैं आपके साथ जो है वो उसी क्वेश्चन पे शेयर करता हूं, उसी डेटा को हम लोग यूज करेंगे। मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूं। हम लोग इसके लिए जो है वो एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। यहां पे मैं इसी तरीके से यहां पे लिखूंगा, मैंने बनाना क्या है जी, मटीरियल लेजर कार्ड और मेथड कौन सा है मेरा, मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज मेथड के तहत मटीरियल लेजर कार्ड मैं बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं अपना यहां पे लिखूंगा, डेट का कॉलम बनाऊंगा और ये एक्सरसाइज है 2.8, पहले 2.7 थी, अब ये 2.8 एक्सरसाइज है, उसी वाली एक्सरसाइज को हम दोबारा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डेट का कॉलम बनाएंगे,
फिर उसके बाद जो है हम लोग अपने पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, जैसे मैंने किया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे रिसीव्ड, फिर यहां पे हम लिखेंगे इशूड, और आखिर में हम लोग लिखेंगे बैलेंस। और उसी लिहाज से आप लोग 3 कॉलम बना लेंगे, यूनिट्स, रेट और अमाउंट, इसमें डॉलर्स। फिर यहां पे भी यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट इन डॉलर्स, और यहां पे भी यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट इन डॉलर्स। ओके, जब हम लोग ये सारा काम कर लेंगे तो मैं इसको जो है वो अंडरलाइन कर लेता हूं। सबसे पहले मेरे पास महीने का नाम है जुलाई और 1 है, और मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है 1000 यूनिट्स का, और उसमें रेट है 4.0 के साथ, और इनकी अमाउंट बनती है जी 4000 यूनिट्स। तो ये मेरे पास जो है इसी तरीके से इस डेट को मेरे पास जो यूनिट पड़े हुए थे 1 जुलाई को, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। फिर उसके बाद जो है वो जी 3 जुलाई को हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि हम लोगों ने 250 यूनिट इशू किए हैं, और चूंकि हमारे पास एक ही लॉट पड़ी हुई है और उसकी एवरेज प्राइस भी यही बनती है 4.0 के साथ, क्योंकि 4000 को जब आप 1000 पे डिवाइड करोगे तो एवरेज रेट वही 4 बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे रेट 4.0 लिख देता हूं, और जब 250 को 4 के साथ करूंगा तो ये 1000 की अमाउंट आ जाएगी। और मेरे पास यहाँ पे जो बैलेंस बच जाएगा इसकी इश्यूएंस के बाद वो आ जाएगा जी 750 यूनिट्स, और रेट आ जाएगा जी 4.0 के साथ, और अमाउंट बन जाएगी मेरे पास 3000 की। ये बड़ा सिंपल था, ये उसी तरीके से मैंने कर लिया जिस तरह से मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में किया था, और इसी तरीके से मैंने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में किया था जो इस डेट को था। नेक्स्ट में इस पर मेरे पास एंट्री है, वो है डेट जी 5 को मुझे रिसीव हुए हैं 500 यूनिट। तो मैं अब इसकी एंट्री कर लेता हूं। मैं अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन पे जाता हूं, 5 डेट है और 500 यूनिट मेरे पास आए हैं। और ये देखो, ये 500 यूनिट हर जगह पे 500 यूनिट मंगवा रहा है, जब भी वो मंगवाता है वो 500 यूनिट मंगवाता है। तो इसलिए इस वाले जो मटेरियल है इसकी जो EOQ है, EOQ वो उसने कैलकुलेट रखी हुई है, वो है उसकी 500 यूनिट्स, मीन उसकी ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 500 यूनिट्स है। और यहाँ पे आप देखिए जरा गौर से कि वो कहता है जी कि मेरे ख्याल से 750 से जब उसका मटेरियल पहुंचता है वो एक नया ऑर्डर प्लेस कर देता है। जब भी वो उसके वो 1000 के पे पहुंचेगा तो वो उसका ऑर्डर पॉइंट हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन अगर ये गिवन हो तो हम लोग हर मटेरियल लेजर कार्ड के ऊपर जो इस तरीके से इसको नोट करते हैं कि हमारा EOQ क्या है, हमारा ऑर्डर पॉइंट क्या है। तो ये एक कोने के अंदर ये इसका एक टेबल बना हुआ होता है, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, 500 यूनिट्स थे, 4.5 इसका प्राइस थी, और ये 2250 की इसकी अमाउंट बनती है जब हम लोग 500 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग इसका बैलेंस में इसको ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 500 यूनिट थे, 4.5 के साथ इनका रेट था, और टोटल इनकी अमाउंट बनती है 2250 के तहत। जब बेटे हमारे पास एक नई लॉट आएगी तो अब आप जरा गौर करें कि यहां पे हमारे पास 2 डिफरेंट रेट्स वाली लॉट आ गई। जब भी हमारे पास 2 डिफरेंट रेट्स वाली लॉट होंगी तो हम लोग एक नई एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। और नई एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि हम लोग टोटल कॉस्ट कर लेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को टोटल करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5250, और इन दोनों को भी हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा टोटल यूनिट्स आएगा 750 प्लस 500, तो ये आ जाएगा 1250। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 5 तारीख को जो टोटल सिचुएशन बनी वो ये थी कि 1250 यूनिट बने थे, और हमारे पास उनकी टोटल कॉस्ट बनती थी, वो बनती थी 5250 की। और हमने कहा अब एक यूनिट की कॉस्ट क्या बनेगी, तो हम लोग 5250 को जब डिवाइड करेंगे 1250 के ऊपर तो हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगा। इसी को ही हम लोग मूविंग एवरेज या वेटेड एवरेज रेट कहेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूं, हमने कहा कि जब हमारे पास पुराने यूनिट पड़े थे
और नए यूनिट एक नई लॉट और आ गई, तो हमने कहा जी अब ये दो डिफरेंट लॉट्स आ गई, तो हमने इन दोनों की जब दो डिफरेंट लॉट्स होंगी तो एक नई एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम दोनों लॉट्स की टोटल कॉस्ट कर लेंगे और उसके साथ टोटल यूनिट्स कर लेंगे, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स करेंगे तो हमारे पास एक नई एवरेज आ जाएगी। तो हम यहाँ पे 5250 को डिवाइड करते हैं 1250 के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 4.2 4.2 पर यूनिट, ये हमारे पास एवरेज आ गई। अब जितनी भी हम फ्यूचर इश्यूएंस करेंगे वो हम लोग 4.2 के रेट के साथ करते जाएंगे, क्योंकि 5 तारीख को जब हमारे पास एक नई लॉट आई थी उसकी वजह से हमारा रेट अब 4.0 की बजाय एवरेज रेट हो गया है 4.2, बिकॉज जो उसके बाद आने वाले यूनिट्स थे वो महंगे थे और महंगे होने की वजह से हमारी जो एवरेज रेट है वो इंक्रीज कर गया है, तो जो कि हमारे पास 4 और 4.5 इन दोनों का जो एवरेज है उनके दरमियान में आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने इनका दरमियान का रेट जो 4.5 और 4 के दरमियान वाला बनता है वो 4.2 बनता है। और वही हमने कैसे कैलकुलेट किया है, तो हमने टोटल कॉस्ट को कर लिया 3000 और 2250 को ऐड किया तो 5250, और यहां से टोटल यूनिट्स को ऐड किया तो इनके साथ हमने टोटल कॉस्ट को जब टोटल यूनिट्स के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो एवरेज पर यूनिट कॉस्ट आ गई। इन दिस वे आप लोग जो है वो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखें ये उसी वक्त करना है जब एक नई लॉट हमारे पास स्टोर में ऐड होगी। जब भी हमारे पास स्टोर में मूवमेंट होगी, कोई चीज ऐड होगी या उसमें से इशू होगी, तो हम लोग एक नई एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी हमारे पास कोई भी चीज वहां से मूव करेगी तो हम लोग एक नई एवरेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो क्या अब सिचुएशन बचती है वो हम लोग वहां पे लिखेंगे। तो याद रखें जब भी हम परचेज करेंगे तब हम करेंगे, या जब हम लोग रिटर्न करेंगे या स्टोर में रिटर्न आएंगी चीजें तब हम लोग एक नई एवरेज कैलकुलेट करेंगे। मैं आगे चल के इसको मजीद आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो 6 तारीख को इशू किए हैं 150 यूनिट, 10 तारीख को इशू किए हैं 110 यूनिट। अब हम लोग इन दोनों के एंट्रीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 6 तारीख है, 6 तारीख को हम लोगों ने इशू किए हैं 150 यूनिट। 150 यूनिट। अब आप जरा गौर करें कि इस तारीख को जो हमारे पास यूनिट पड़े हुए थे उनकी एवरेज प्राइस आ रही थी 4.2, तो जब हम लोग रेट यहां पे लगाएंगे वो हम लोग 4.2 के साथ लगा देंगे। ये इसी मकसद के लिए हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट किया था कि हम लोग, हमारे पास ये मसला नहीं बनेगा ना फिर हम कौन सी लॉट में से करें। हमने कहा सारी लॉट्स को इकट्ठा कर दो और उनका एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर दो, और जब भी आप इश्यूएंस करो तो उस एवरेज रेट के ऊपर जो है वो आप आगे फर्दर इश्यूएंस करते जाओ। तो हमने कहा 150 यूनिट 4.2 के साथ, तो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 150 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 630 की ये वाली कॉस्ट आ जाएगी। और जब आप लोग इसके बैलेंस में जाके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1250 में से 150 निकले तो ये आपके पास 1100 यूनिट बच गए, और इनकी 4.2 इनकी कॉस्ट थी। तो 1100 को आप लोग जब 4.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1100 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 के साथ तो आ जाएगा जी 4620 की आपके पास जो है ये वाली कॉस्ट आ जाएगी। मैं फिर दोबारा से समझा देता हूं। 6 तारीख को हमने इशू किया 150 यूनिट। अब ये किस रेट पे करेंगे, ना हम 4 पे करेंगे ना हम 4.5 पे करेंगे, बल्कि हम लोगों ने इन दोनों को मर्ज करके जो एक इनका एवरेज रेट निकाला था हम इसके ऊपर इश्यूएंस करेंगे। तो हमने 4.2 के साथ इसको इशू किया, तो 150 को 4.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 630 आ गया। अब बाकी हमारे पास क्या बच गए, टोटल यूनिट पड़े थे 1250, उसमें से 150 इशू हो गए तो हमारे पास रह गए 1100 यूनिट, और उनका एवरेज रेट था 4.2 पर यूनिट। तो 1100 को जब हम लोगों ने 4.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 4620 की अमाउंट आ गई। फिर उसके बाद हमने कहा जी 10 तारीख को हमने ये कहा जी कि हमारे पास इश्यूएंस थी, ये हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी इश्यूएंस थी, 110 यूनिट्स। तो हमने 110 यूनिट्स इशू कर दिए 10 तारीख को,
110 यूनिट। अब चूंकि यहाँ पे उस डेट पर भी यही एवरेज थी, अब कोई एवरेज में चेंज ही नहीं आई, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी 4.2 का ही एवरेज रेट लगा देंगे। तो 110 को जब आप ज़रब करोगे 4.2 के साथ तो ये आ जाएगा 4,462 की अमाउंट आ जाएगी। और इस डेट को हमारे पास जो है वो, अब आपके पास बैलेंस क्या बच जाएगा, तो हम लोग 1100 में से माइनस करेंगे 110 को, तो हमारे पास आ जाएगा 990 यूनिट्स आ जाएंगे और रेट इनका 4.2 होगा। और 990 को जब आप लोग 4.2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जी 4158 की फिगर आ जाएगी। इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट बैलेंस ऑन 10th ऑफ जुलाई। 10 जुलाई को 110 यूनिट इशू करने के बाद मेरे पास 990 यूनिट बाकी बच गए और रेट उनका वही 4.2 ही एवरेज आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक नई लॉट इस अरसे में कोई भी ऐड नहीं हुए है, इसलिए हमने एक नया रेट कैलकुलेट नहीं किया है। जब तक हमारे पास एक नई लॉट नहीं आएगी या हमारे पास कोई यूनिट्स रिटर्न नहीं आएंगे, तब तक हम लोग जो है वो इस रेट को जो है वो दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे। याद रखें, जब भी एवरेज नई कैलकुलेट तब होगी जब दो डिफरेंट लॉट डिफरेंट रेट्स वाली आ जाएंगी। जैसे यहां पे आपने गौर करें कि दो डिफरेंट लॉट्स थी डिफरेंट रेट्स वाली, तो इसलिए हमने एवरेज कैलकुलेट किया। तो जब भी आपके पास दो डिफरेंट लॉट्स आएंगी डिफरेंट रेट्स वाली, तो आप एक नई एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ये आप अपना पॉइंट जो है वो याद रख लें कि कब आपने एवरेज कैलकुलेट करना है, जब भी आपके पास दो डिफरेंट लॉट्स होंगी डिफरेंट रेट्स के साथ, तब आप एक नई एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अगला है जी हमारे पास 11 तारीख को फैक्ट्री ने 10 यूनिट वापस बेच दी हैं और वो जिस 10 तारीख वाले जो इशू किए थे उनमें से आए हैं। तो ये 11 तारीख है, 11 तारीख को 10 यूनिट माइनस हो गए 4.2 के रेट के साथ हो गए, क्योंकि 10 को जो हमने इशू किए थे उनके ऊपर रेट 4.2 लगाया था। और ये हमारे पास 42 इनकी कॉस्ट बनती है, ये भी नेगेटिव हो जाएगी। और फिर इसमें से मैं जो इसका बैलेंस निकालूंगा, अब आप जरा गौर करें, 990 ये थे, 10 मजीद आ गए, इनका भी रेट 4.2 है, इनका भी रेट 4.2 है, तो इसलिए मुझे नई एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 990 में 10 ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1000 यूनिट्स हो जाएंगे 4.2 के साथ। तो इस तरीके से 4200 के इनकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट एट 11th ऑफ जुलाई। 11 जुलाई को मेरे पास ये टोटल कॉस्ट वो मेरे पास बनेगी जब मेरे पास 10 यूनिट वापस स्टोर रूम में आएंगे फ्रॉम फैक्ट्री। इस तरीके से मैं एक जो है वो इनका बैलेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है जी 15 तारीख को हमने एक नए यूनिट रिसीव किए हैं 500 और 5 उनका रेट है। हम इसकी एंट्री करते हैं। मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं। 15 तारीख को हमने ये कहा कि 500 यूनिट हमें मिले, 5.0 उनका रेट था और उसके बाद जो है वो हमारे पास इनकी टोटल कॉस्ट बनती है जी 2500। और यहां पे आपने देखेंगे 1000 ये थे तो 500 ये आ गए एट द रेट 5.0 और इनकी कॉस्ट है 2500 की। अब आप जरा गौर करें, यहां पे दो नए यूनिट्स आ गए, दो डिफरेंट लॉट्स आ गई, दो डिफरेंट हमारे पास रेट्स नजर आने शुरू हो गए। तो यहां पे फिर हम लोग फिर एक नई एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। अब इनको टोटल कर लें, 0 0 7 और 4 और 2 और 6 आ जाएगा, 6700 इनकी टोटल कॉस्ट आ गई। और इनको दोनों को जब हमने ऐड किया तो 1500 यूनिट्स आ गए। जब हम लोगों ने 6700 को 1500 से डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी 6700 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 4.46666 के साथ आ रहा है। आप इसको कोशिश करें मैक्सिमम डेसिमल तक लिखने की, अदरवाइज आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेते हैं तो इट्स ओके, या 2 तक भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये मेरे पास आ जाएगी 4.467, मैं इसको कर देता हूं राउंड ऑफ करके। तो इस लिहाज से मैंने क्या कर लिया, इसकी जो है वो
कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया कि ये एवरेज कॉस्ट जो है वो मेरे पास आ गई। और एवरेज कॉस्ट कब आएगी? जब दो डिफरेंट लॉट होंगी, दो डिफरेंट रेट्स के साथ। और एवरेज कैलकुलेट कैसे करूंगा? टोटल कॉस्ट को कर लूंगा और टोटल यूनिट्स को कर लूंगा, टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एक नई एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या है? 15 तारीख को मेरे पास स्टोर में 1500 यूनिट पड़े हैं, उनकी टोटल कॉस्ट 6700 है और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 4.467 बन रही है। यहाँ पे मैं 6700 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये 4.467 जो है वो इनकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बन रही है। तो जब आप ये देखें, मैंने एवरेज कब कैलकुलेट की है? जब मेरे पास एक नई लॉट आई थी विद डिफरेंट रेट, और जब डिफरेंट रेट के साथ लॉट आई तो फिर मैंने एक नई एवरेज कैलकुलेट कर ली इस लिहाज से। अब इसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट हमारे पास थी कि 20 तारीख को हम लोगों ने 300 यूनिट उसको क्या कर दिए हैं? वापस कर दिए हैं। अब इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे? जो हमने 15 को परचेजेस की थी उनमें से हम लोगों ने 300 यूनिट 20 तारीख को वापस कर दिए हैं। इसकी एंट्री करने के लिए मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं यहां पे, और यहां पे मैं लिख लेता हूं जी डेट है, और डेट थी 20, और यहां पे मैं रिसीव्ड का कॉलम बनाता हूं, और यहां पे इशूड का, और यहां पे बैलेंस का। ओके, मैंने कहा रिसीव्ड के कॉलम में मैं क्या करता हूं? 300 यूनिट मैं माइनस कर दूंगा। रेट है इनका 5.0 के साथ। यहां पे रेट मैंने 5.0 ही लगाना है। क्यों? क्योंकि जिस रेट पे मैंने खरीदे थे उसी रेट पे मैंने वापस करने हैं, और ये इनकी कॉस्ट बनती है 1500। अब आप जरा गौर करें कि यहाँ पे अब हमारे पास जो सिचुएशन आ गई वो क्या बनेगी? हमारे पास यहाँ पे थे 1500 यूनिट्स थे और उनकी कॉस्ट थी 4.467 के साथ, और इनकी कॉस्ट बनती थी 6700, ये इस डेट को थी। लेकिन इसमें से 300 यूनिट क्या हो रहे हैं? नेगेटिव माइनस, और इनकी जो कॉस्ट माइनस हो रही है वो हो रही है जी 1500। अब आप जरा गौर करें कि चूंकि और इनका रेट क्या है 5.0 के साथ, ये भी माइनस होना है। अब आप जरा गौर करें, इनका रेट था 4.467 और इनका रेट है 5.0, तो ये दो डिफरेंट रेट्स वाली लॉट्स एडजस्ट हो रही हैं। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा कि जो मेरी कॉस्ट कम हो रही है वो भी मैं कम कर दूंगा। इसमें से जब मैं कम करूंगा तो ये मेरी बनेगी 002, और यहाँ पे 5200 की मेरे पास कॉस्ट होगी, और इनके बाकी जो बच जाने वाले यूनिट्स होंगे वो होंगे जी 1200 के। तो 5200 को जब मैं 1200 पे डिवाइड करूंगा, 5200 डिवाइडेड बाय 1200 करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 4.3333। ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट बच जाएगी जो मेरे पास रिटर्न करने के बाद बाकी बचेंगे यूनिट्स। जी, जो मेरे पास बाकी यूनिट बचेंगे, मैंने कहा मेरे पास 20 तारीख को 1500 यूनिट थे, उनमें से 6700 उनकी कॉस्ट थी और उनका एवरेज रेट बनता था 4.467। इनमें से 300 यूनिट मैंने वापस कर दिए, तो मैंने इसको माइनस किया, और इनमें से 1500 मैंने इनकी कॉस्ट को माइनस किया। जब मैंने टोटल कॉस्ट में से 1500 की कॉस्ट निकाली तो मेरे पास बाकी बच गई 5200, और 1500 यूनिट में से 300 यूनिट निकाले तो बाकी यूनिट बच के 1200। तो फिर मैंने एक नई के जो है वो एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ये दो डिफरेंट जो एडजस्टमेंट्स आ रही हैं वो दो डिफरेंट रेट्स के साथ आ रही हैं, तो इसलिए मैंने एक नया रेट कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया? 5200 को डिवाइड किया 1200 के साथ, तो 4.3333 इसकी जो है वो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गई। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आ गया जी 26 तारीख को। 26 तारीख को हम लोगों ने 600 यूनिट इशू किए हैं। अब चूंकि यहां पे मुझे अब डिफरेंट लॉट्स में इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही रेट इनका कैलकुलेट कर लिया, एवरेज रेट जो सब यूनिट के लिए एवरेज है। तो मैंने यहाँ पे कहा जी 600 यूनिट थे, रेट इनका लगेगा 4.333, और इनकी टोटल कॉस्ट बनेगी मल्टीप्लाई बाय 600 करता हूं तो ये आ जाएगी जी ये आ जाएगा जी 2600 इनकी कॉस्ट बन जाएगी। 2599.9 बनती है, तो इसलिए ये 2600 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। और जब मैं बाकी यूनिट्स की बात करूंगा तो ये मेरे पास 600 यूनिट बाकी बचेंगे,
और ये 4.3333 इनकी कॉस्ट होगी और उस लिहाज से 2600 इनकी जो है एंडिंग इन्वेंट्री बच जाएगी। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, अपना मटेरियल लेजर कार्ड कंप्लीट कर सकता हूं। और जब मैं यहाँ इस कॉलम का टोटल करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा मटेरियल इशूड। अब आप देखिए 2600 ये है और 462 ये है, 630 ये है, 1000 ये है। तो मैं टोटल कर लेता हूं, 1000 प्लस 630 प्लस 462 माइनस 42 प्लस 2600 जो कि नेक्स्ट पेज पे था। तो ये हमारे पास जो वो टोटल मटेरियल इशूड आ गया 4650। ये इसका टोटल इशूड मटेरियल आ गया और एंडिंग इन्वेंट्री आ गई जी, दैट इज 2600। तो इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट दीज टू फिगर्स, एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग जो है वो इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स और एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइजेस, इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूं और इसके साथ ही मटेरियल इशूड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो इस दिस वे आई कैन कैलकुलेट, आई कैन कंप्लीट मटेरियल लेजर कार्ड बाय यूजिंग मूविंग एवरेज मेथड। होप सो कि आप लोग जो है इन तमाम कैलकुलेशंस को अच्छे से समझ गए होंगे और आप जब इसको अपने प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल को करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी और आप इसके खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और ताकि आप लोगों को मजीद इसमें क्लियर हो जाए इस सारे कॉन्सेप्ट में।